बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुशामदेद। आज फिर पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक हंगामा खेज़ दिन था और आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लिया। उन्हें 180 वोट मिले। मकसद क्या है, उन्होंने एतमाद का वोट क्यों लिया? पिछले साल जब उन्होंने कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म का इलेक्शन लड़ा था तो उन्हें 174 वोट मिले थे। आज उनको 180 वोट मिले हैं। क्या वो एतमाद का वोट लेके सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ नए वलवले के साथ कोई नई जंग का आगाज़ करने जा रहे हैं? दूसरी तरफ हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात भी हो गए हैं। क्या ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे? क्योंकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि अब सिर्फ एक नुकाती एजेंडे पे मुज़ाकरात होंगे कि कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात एक ही दिन होने हैं। तो पाकिस्तान की सियासत जो है, क्या उसमें मुज़ाकरात की कामयाबी के इम्कानात रोशन हो रहे हैं? इस पे हम गुफ्तगू करेंगे एक ऐसे वफाकी वज़ीर से जिनका ताल्लुक़ तो मुस्लिम लीग नून से है, लेकिन आज उन्होंने कौमी असम्बली में कहा है कि पहले इमरान खान माफ़ी मांगे फिर उनसे मुज़ाकरात होने चाहिए। इमरान खान नहीं मांगी लेकिन मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। आप समझ गए होंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ जवेद लतीफ़ साहब और बैरिस्टर गौर खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं। और इसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि कुछ दीगर अहम शख्सियात जो मुज़ाकरात से कनेक्टेड हैं उनसे भी बातचीत करें। लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आपको इमरान खान साहब के कुछ पुराने बयानात सुनवा दें जिसमें कि वो ये कह रहे थे कि मैं चोरों और डाकुओं से मुज़ाकरात नहीं करूँगा। देखो शहबाज शरीफ, बात सुन लो। मैं बूट पॉलिश करने वालों से बात नहीं करता। तुम्हारे पास बात करने के लिए है क्या? ना जो भगौड़ा नवाज शरीफ, ना मैं उसको कभी मानूंगा, ना मैं ये इस मुल्क का बड़ा डाकू आसिफ जरदारी को मानूंगा। हर किसी से मैं बात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन चोरों से कभी बात करने के लिए नहीं तैयार। पॉलिटिशियन सबसे बातचीत करता, पॉलिटिशियन किसी से कुटी नहीं करता, लेकिन जो लोग मुल्क का पैसा चोरी करते हैं आप उनके साथ कैसे समझौता कर सकते हैं? तो आज फिर शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने जो एतमाद का वोट हासिल करने के बाद कौमी असम्बली में तकरीर की, उसमें उन्होंने इशारा दिया है एतमाद का वोट लेने के बाद कि अगर मुझे फारग किया गया, सुने वो क्या कह रहे हैं। आज हाउस ने अपना फैसला दे दिया। हम 3 मेंबर बेंच के फैसले को नहीं मानते। जनाब स्पीकर की पादाश में, जनाब स्पीकर, मुझे वो अगर घर भिजवाते हैं तो खुदा की कसम 1000 बार जाने को तैयार हूं, मगर मैं इनका मान नहीं तोड़ूंगा। तो जवेद लतीफ़ साहब, इमरान खान साहब कह रहे थे मैं चोरों डाकुओं से मुज़ाकरात नहीं करूंगा, वो मुज़ाकरात पे तैयार हो गए। आप कहते थे ये माफ़ी मांगे फिर मुज़ाकरात होंगे। उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, मुज़ाकरात हो गए हैं। आपको क्या लग रहा है, मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे? नहीं, हामिद मीर साहब, जो किसी दबाव में और किसी ज़रूरत के तहत मुज़ाकरात होते हैं और दिल से नहीं हो रहे होते, वो कभी कामयाब नहीं होते। वो इसकी 2 वजूहात हैं। एक वजूह ये है जो अभी क्लिप सुनवाए आपने इमरान खान साहब के, ये वो वजह है जिसकी वजह से मैं कहता था कि माफ़ी मांगनी चाहिए। ये वो वजह है कि आप एक सेकंड प्लीज़, अदारों की जानब से और वो भी आला अदलिया, उसमें बैठे लोग अगर ज़ेन साजी करें, यही जो इमरान खान की गुफ्तगू थी, तो हमें चोर डाकू वो 12 साल का 14 साल का बच्चा कहे जिसको इल्म भी नहीं है कि हमने पाकिस्तान के अंदर न्यूक्लियर प्रोग्राम लेकर आए, पाकिस्तान को सी पैक दिया, पाकिस्तान के अंधेरे दूर किए, मगर वो मुझे डाकू चोर कहे। वो क्यों कहे कि रोज़ इमरान खान कह रहा है, रोज़ अदलिया में बैठे लोग हम मुझे कह रहे हैं, और उसकी ज़ेन साजी वो जो कर चुका है, वो माफ़ी मांगे बगैर मैं तो क्लीन चिट नहीं ले सकता सादक और अमीन की जिस तरह उसको दी गई। तो ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इसको आप सपोर्ट नहीं कर रहे? नहीं, मैं मुज़ाकरात को सपोर्ट करता हूँ, मगर उन मुज़ाकरात को सपोर्ट नहीं करता जो किसी ज़रूरत या किसी के कहने पे हो रहे हो। देखिए पॉलिटिकल तो ये मुज़ाकरात तो चीफ जस्टिस के कहने पे हो रहे हैं। मैं यही अर्ज़ करता हूँ कि आप ये देखें कि चीफ जस्टिस साहब पंचायत नहीं लगा सकते, चीफ जस्टिस साहब किसी को बाउंड नहीं कर सकते आइन से हट के जो चीज़ें हैं। मुझे ये बताएं कि चीफ जस्टिस साहब आज आइन कानून की, बड़ी माजरत से मुझे बड़ा एहतराम है अदारों का भी और चीफ जस्टिस साहब का भी, मगर आज जो बातें हमें कही जा रही हैं कि आइन कानून का इतलाक़ होना चाहिए, वो मार्च अप्रैल 2023 में ही होना चाहिए।
वो 2017 में क्यों नहीं हुआ? वो आज से 3 महीने पहले क्यों नहीं हुआ, जब पंजाब असेंबली में 68(3) का जब आपने रीराइट किया आइन को, 2 दफ़ा किया। और मैं तवक्को रखता हूँ कि 2017 में अगर नवाज शरीफ के साथ जुल्म ज्यादती हो चुकी है तो वो भी रीराइट किया जाए। ठीक है गौर खान साहब, आपको नहीं लगता कि काफ़ी डिवाइड है? सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो मुज़ाकरात की मुखालफत नहीं कर रहे, बल्कि एक सिटिंग फेडरल मिनिस्टर जिसका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है वो भी दिल से मुज़ाकरात को सपोर्ट नहीं कर रहा, और ये मुज़ाकरात का मुस्तकबिल कोई मुझे ताबनाक नज़र नहीं आता। मीर साहब, ये तो बड़ा अफसोसनाक ही होगा, अगर बहुत अनफॉर्चुनेट होगा अगर मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं। आल्दो हुकूमत की तो कोशिश यही है कि अफरातफ़री की तरफ ले जाए, मार्शल लॉ की तरफ ले जाए, किसी और इमरजेंसी की तरफ ले जाए, क्योंकि इनके पास तो ना अपने कैंडिडेट है और ना उनके पास अपने। आपको लगता है हुकूमत चाहती है कि हुकूमत मैं समझता हूँ हुकूमत की कोशिश यही है अफरातफ़री की तरफ जाए, इलेक्शन हो ही नहीं। अगर हुकूमत कहती, जिस तरह चीफ जस्टिस ने कहा, अगर ये सीरियस होते तो कोई ना कोई स्टेप ज़रूर ले लेते, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब अब मीटिंग हो ही रही, जो ही हम गुफ्तगू कर रहे हैं, मीटिंग हो रही है, तो लेट्स होप कि शायद इसका कोई आउटकम ज़रूर कोई अच्छी अच्छा बात होना है कि और अच्छा होना चाहिए। आउटकम दूसरी आना बात है, चाहिए। जहाँ तक इन्होंने जिक्र किया है, देखिए ये ऐसी मुज़ाकरात नहीं हो रहे कि हम इनके साथ बैठ कर के मुज़ाकरात करें कि जी चार्टर ऑफ इकानमी पे हो, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे हो, नए लॉ पे हो। ये 1 पॉइंट एजेंडा है। इलेक्शन में जो 90 डेज़ में होने थे, असम्बली डिज़ॉल्व हो चुकी है। उस असम्बली में जिसमें परवेज़ इलाही साहब ने 180 वोट ले लिए, 186 बाकी वोट इनके थे। इनके MNA साहिबान आए नहीं कि उस असम्बली को रिस्टोर करे, किसी ने रिस्टोर कराया नहीं, और इलेक्शन आइन का तकाजा 90 डेज़ में होने। अब सुप्रीम कोर्ट के मीर साहब ये कितने ऑर्डर वायलेट कर चुके? 1 मार्च का ऑर्डर वायलेट हो चुका है, 4 अप्रैल का ऑर्डर वायलेट हो चुका है, 14 अप्रैल का ऑर्डर वायलेट हो चुका है, 19 अप्रैल का ऑर्डर वायलेट हो चुका है। और ये ऑन एंड ऑफ ये कह रहे हैं कि मैं तो पार्लियामान मुझे कह रहा है। मीर साहब 68 आर्टिकल जिसका हर वक्त तस्करा है कि इसमें जजेस का तस्करा नहीं होगा। अच्छा मैं जरा पढ़ के सुना दूं 69 का की तरफ आवाम को, मैं जरा 68 पढ़ के सुना देता हूं जी। आर्टिकल 68 कहता है, मजलिस शूरा यानी कि पार्लियामेंट में अदालत उज़्मा या अदालत आलिया के किसी जज के अपने फ़राइज़ की अंजाम दही में रवैये के बारे में कोई बहस नहीं होगी। तो जो स्टैंडिंग कमेटी होती है ना, जो प्रिविलेज कमेटी होती है, वो पार्लियामेंट की एक्सटेंशन है, तो वो पार्लियामेंट का हिस्सा है, तो उसमें पार्लियामेंट में जज को नहीं बुलाया जा सकता। लेकिन मेरा सवाल है आपसे, आज मेरी हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल एक बड़ी जमात के सरबराह से मेरी बात हुई, सरबराह से। उन्होंने कहा ऐसी कि तैसी हम बुलाएं और वो ना आए, हम लेके आएंगे। तो ये फिर क्या होगा पाकिस्तान में? देखिए, ये आइन की सरासर वो की चीज़ें होंगी जो इवन मार्शल लॉ के दौर में नहीं हुआ, और कोई इस हुकूमत है कोई चीज़ बईद नहीं है। इनके इत्तेहादी वही है। आपको याद होगा एक दौर में ये कहा करते थे कि जहांगीर बदर साहब क्यों नहीं चीफ जस्टिस बने। तो इनसे कोई ऐसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करने का तो कई मिसाल नहीं मिलती। लेकिन ये उसकी तरदीद कर दी थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने, जिसने भी कि अमीर साहब, मैं ये तवक्को नहीं कर रहा था एटलीस्ट बिलावल भुट्टो से, जो ये क्लेम करता है कि मैं ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हूँ, मैं रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करता हूँ। वो असम्बली में उठ करके करते हैं, तो पार्लियामान की तरफ से भलादस्ती पे सबको यकीन है, लेकिन सेपरेशन ऑफ पावर में रहते हुए, अपने डोमेन में रहते हुए, अपने फ़राइज़ नाम अंजामदही वो आप करें, ना कि दूसरों में देखे। कभी इसकी मिसाल नहीं मिलती। एक इंडिया की मिसाल आपको बताता हूँ। इंडिया में एक मरतबा ज़रूर ये हुआ था, इंडिया के जो कमेटी थी उन्होंने एक मरतबा किसी को बुलाया और सर्जेंट एट आर्म को कहा कि जाके हमारे सामने पेश करो। जब वो लेटर उनके पास चला गया, वो हाई कोर्ट लेके गया और हाई कोर्ट ने उसको सस्पेंड कर दिया। वापस आया सर्जेंट एट आर्म कि मैं लेके गया था, पर हाई कोर्ट की जज ने उसको सस्पेंड कर दिया। वो बैठ के कहें कि जज साहिबान को हमारे पास सामने कंटेम्प्ट में हाजिर करो। जो नोटिस कंटेम्प्ट का जज साहब के पास चला गया, वो बम्बे के हाई कोर्ट के पास चीफ जस्टिस के सामने उन्होंने रखा कि हमें तो पार्लियामान की तरफ से ये नोटिस आया है आपके कंटेम्प्ट में। उसने जाके फुल बेंच के सामने रखा, और जो ही उसने कहा, उन्होंने वो मेंबरान साहिबान को कंटेम्प्ट में होल्ड करा के बुला लिया, जिस पे सदर साहब ने उस वक्त एक रेफरेंस भेजा और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर लिया था कि दिस इज व्हाट द पार्लियामेंट। ये कैसे मुल्क की आप कहानी बता रहे हैं जहाँ पे जज जो हैं वो मुत्तहिद हैं, यूनाइटेड हैं, स्टैंडिंग बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के जजेस की डिवीज़न आपके सामने है। डिवीज़न है मीर साहब, ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है। ख़ासकर इस मरतबा जो जज साहिबान की तरफ से आया है वो भी बड़ी बदकिस्मती है। लेकिन अगर पार्लियामान ने कोई ऐसा इकदाम किया तो ये फिर जजेस की बात नहीं होगी, ये सुप्रीम कोर्ट और अदलिया की बात होगी। ज़रूर इकट्ठे होंगे इस बात पे। आप नफ़ी में क्यों सारा ला रहे हैं? मीर साहब, बड़े दुख की बात है कि आप कह रहे हैं कि आज अदलिया तकसीम है
और ये कह रहे हैं कि बड़ी बदकिस्मती है कि उनके साथ नहीं है। आप ये देखें कि एक मोहतरम, इंतहाई मोहतरम, काबिल एहतराम राय मुख्तलिफ हो सकती है, कभी ये नहीं हो सकता कि कंसेंसस से एक फ़ैसला आए, हर एक की अपनी अपनी राय है। मगर मुझे ये बताएं कि क्या जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो थे वो इस हाउस का, इस अदारे का मेंबर नहीं थे? उनको क्यों रुलाया गया? उनके साथ जो जुल्म ज़्यादती हुई क्यों की गई? इसी अदलिया ने की ना। और फिर मुझे ये बताएं, जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब आज तक अपने इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं? इस वजह से कि आप देखें कि जब ये बंदा लॉन्च किया गया, मोहतरम, इंतहाई मोहतरम न्याज़ी साहब, तो 2, 4, 5, 6, 10, 20 जर्नल होंगे, मगर अडॉप्ट किन्होंने किया? अदलिया में बैठे उन लोगों ने जिनकी आज ऑडियो आ रही हैं। जब हम ये बात करते थे कि यार ये गलत हो रहा है, सूलतकारी हो रही है, तो आज तो साबित किया जा रहा है भाई। आज जब उनके अजीज़ों का एक और चीज़, एक मिनट, मेरे पास भी एक चीज़ है। ये शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं, जो इस वक्त मुज़ाकरात कर रहे हैं हुकूमत के साथ, वो क्या कहते हैं इस सारे मामले पे कि हुकूमत का एक्चुअली मसला है क्या? सुने ज़रा वो क्या कह रहे हैं। हमें खदशा है कि ये ताख़ीरी हरबे हैं और ये इलेक्शन से फ़रार हासिल करना चाहते हैं और मज़ाकरात को उसका ज़रिया बनाना चाहते हैं। ये हमें अंदेशा है, हमें खदशा है। तो मुज़ाकरात तो वो आपसे कर रहे हैं, लेकिन उनका ये भी ख्याल है कि मुज़ाकरात जो हैं वो आपके तख़ीरी हथकंडे हैं और आप इलेक्शन से फ़रार चाहते हैं। और एक उनके जो साथी हैं जो मुज़ाकरात में नहीं बैठे, लेकिन वो इस वक्त PTI के साथ यकजान दो कालब हैं, उन्होंने तो ऐलान भी कर दिया कि मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं। उनका नाम है शेख रशीद अहमद। क्या कह रहे हैं? कोई मुज़ाकरात से नतीजा नहीं निकलेगा। सड़कों और चौराहों पर इनसे इलेक्शन लेंगे। कल जो स्पीकर ने खत लिखा है, ये अदलिया को खुल्लम खुल्ला धमकी है। बिलावल भुट्टो कहता है कि इनको इस सुप्रीम कोर्ट को पेश करें इस्तेहकाक कमेटी में। ये इनकी हुकूमत की एक साजिश है। तो वो तो कह रहे हैं जी कि कोई मुज़ाकरात कामयाब नहीं होने। ये तो शेख रशीद साहब ने कह दिया और आप भी वही कह रहे हैं। मीर साहब, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप ये देखें कि एक बंदा साथ खड़ा है जो वो मुज़ाकरात का हिस्सा है, उसके साथ खड़ा है। आप मुझे ये बताएं कि उसकी मौजूदगी में वो बात कर रहा है, तो फिर मैं जो बात कर रहा हूँ मैं गलत तो नहीं कर रहा? कि जो जिस नीयत से आ रहे हैं, जो फॉर्मेलिटी पूरी करने आ रहे हैं, हमें अंदाज़ा है। मगर मैं जो बात असल करना चाहता हूँ, देखें, जो पार्लियामेंट है उसकी कोख से रियासती अदारों को रहनुमाई मिलती है, उसकी कोख से रोशनी मिलती है, आइन कानून बनता है। आप मुझे ये बताएं कि जिसकी कोख से आप आइन कानून बनते हैं, रहनुमाई लेते हैं, वो अगर ज़ेर ज़बर के फ़र्क पे आपको कह दें कि ये तौहीन अदालत है, तो जो पार्लियामेंट की तौहीन बार बार करता है, बार बार की जाती है, जो उसकी डोमेन नहीं है, जो उसका इस्तेहकाक नहीं है, क्या उसको नहीं बुलाना चाहिए? कैसे बुलाएंगे ना? आर्टिकल 68 पढ़ के सुना दिया ना आपको। कैसे बुलाएंगे? एक सेकंड, मुझे ये बताएं, आर्टिकल 66, 68, 69 आप पढ़ रहे हैं। हाँ। आप आर्टिकल 63A को क्यों नहीं पढ़ते? आप मुझे ये बताएं कि क्या आपको ये इजाज़त है कि आइन को रीराइट करने की? नहीं है, आपने किया। और मुझे ये बताएं कि क्या पाकिस्तान के तो अगर उन्होंने गलत किया तो आप भी गलत करेंगे? नहीं सर, नहीं, एक सेकंड ये प्लीज। यही है ना सर, एक सेकंड प्लीज मुझे मौका दें, मुझे क्लियर करने दें। आप काफी मौका ले नहीं चुके सर, हैं। नहीं, ये नुक्ता क्लियर करने दें जी। आप जो ये बात कर रहे हैं और बार बार ये बात की जा रही है, देखें, ये आज कोई नया फैसला नहीं है। पाकिस्तान के अंदर इन फैसलों ने, इन अदारों में बैठे लोगों ने जो फैसले किए हैं, जस्टिस मुनीर से लेकर जस्टिस साकिब तक, और आज के इंतहाई मोहतरम 3 जज साहबान के हवाले से भी जो फैसले आ रहे हैं, हामिद मीर साहब, वो पाकिस्तान या आइन के मुताबिक नहीं है। और दूसरा, जो ये लोग कहते हैं कि हम सियासत कर रहे हैं, आप भी सवाल करते हैं, सियासत तो अदारों में बैठे लोग कर रहे हैं। अच्छा, अब ये जो स्पीकर साहब ने जो खत लिखा है जी चीफ जस्टिस साहब को, बड़ा लंबा चौड़ा खत है, लेकिन इसके जो अहम नुकात हैं वो ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट के बाज़ हालिया फैसलों और जजेस के रिमार्क्स पर अवामी नुमाइंदों में गहरी तशवीश पाई जाती है। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों से पार्लियामेंट का इस्तेहकाक मजरूह हुआ है। आर्टिकल 79 और 85 अखराजात के लिए फ़ंड्स की मंजूरी के इख्तियारात कौमी असम्बली के मुंतखब अरकान को फराहम करते हैं और सुप्रीम कोर्ट सियासत में
उलझने से गुरेज करे और सियासी मामलात पार्लियामेंट पर छोड़े जाएं। गौर साहब, अब ये तो मेरा ख्याल है खुल्लम खुल्ला पार्लियामेंट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट पर एक चार्जशीट लगा दी गई है। ये बताएं कि क्या अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो कल या परसों जब भी वो सीधा सीधा पूछेगी कि हमने कहा था कि 14 मई को इलेक्शन करवाना है और फेडरल गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपया दे, आपने 21 अरब रुपया दिया? वो कहेंगे नहीं दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? सुप्रीम कोर्ट का मीर साहब आज भी बड़ा क्लियर था कि हमने जो आप आपस में नेगोशिएट करे, आप मुज़ाकरात कर ले करे, जो भी आप डेट वे करते वो अलग बात है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का पहला ऑर्डर इंटैक्ट है। जज साहबान ने उसका कोई तस्करा नहीं किया कि वो ऑर्डर जो 14 मई के इलेक्शन का ऑर्डर है वो इंटैक्ट है। और जो बार बार ऑर्डर हुए जो मैंने दोहराए, 1 मार्च का, 4 अप्रैल का, 14 अप्रैल का, 19 अप्रैल का, वो सारे, जिसमें ही 19 अप्रैल का ऑर्डर था जिसमें 27 को डेट देना, ये मुसलसल वायलेट हो गए, ये ऑर्डर मुसलसल वायलेट हो गए। अब एक ज़िमनी सवाल, सुप्रीम कोर्ट कहती है 14 मई को इलेक्शन करवाएं जी, ये वो ऑर्डर है जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि ये इंटैक्ट है। ये इंटैक्ट है। अब अगर आज तहरीक इंसाफ और हुकूमत के मुज़ाकरात के नतीजे में ये फैसला होता है कि इलेक्शन 14 मई को नहीं 14 जून को होगा जी, तो ये 14 मई के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफवर्जी नहीं है? मीर साहब, ये बेसिकली होता है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होता है और जो वायलेट करता है वो बिटवीन सुप्रीम कोर्ट और उस पार्टी का है, और सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर को देखती है कि इन द बेस्ट इंटरेस्ट क्या रिक्वायर्ड है। ज़रूरी नहीं है सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट में प्रोसीड करे, और ये भी ज़रूरी नहीं है सुप्रीम कोर्ट उसको ऐसे छोड़ दे, क्योंकि इदारे का नहीं, ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि जरूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट जो आइन में लिखा हुआ है, जो आइन में लिखा हुआ है वो फाइनल वर्ड है? नहीं, वो फाइनल वर्ड है, लेकिन कंटेम्प्ट में होल्ड करना सुप्रीम कोर्ट की सवाबदीद है। सुप्रीम कोर्ट अपना ऑर्डर इंप्लीमेंट करवाएगी। वो किस तरीके से इंप्लीमेंट करवाती है? अगर डायरेक्ट ऑर्डर कर देती है गवर्नर को आप अमाउंट रिलीज कर ले, और इलेक्शन कमीशन को कहें कि आप इसको, गवर्नर अमाउंट कैसे रिलीज करेगा जब कौमी असम्बली ने रिजेक्ट कर दिया मनी बिल? यही तो मैं कह रहा हूं कि ये गलत हुआ है, इन्होंने पार्लियामेंट को मिसलीड किया है, और वो जो वजीर कानून है इसने मिसलीड किया, वजीर आज़म ने उसको मिसलीड किया, फाइनेंस मिनिस्टर ने उसको मिसलीड किया। ये सारे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में सारे कंटेम्प्ट के कोड, क्योंकि इनके पास एक ही रास्ता था, सुप्रीम कोर्ट के पास वापस जाते, रिव्यू मांगते, सारे गुजारिशात रखते तो फिर हो सकता था। कभी हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ हो और आप पार्लियामेंट से कहें कि मैं उसके साथ हमने करारदाद पास कर ली और मैं पैसे नहीं रिलीज़ करता, और सुप्रीम कोर्ट के 5 ऑर्डर की आप वायलेशन करते, और ऊपर से स्पीकर साहब जिसके ऑफिस इस बात का मुतकाजी है कि आप न्यूट्रल रहेंगे, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने इवन जो नो कॉन्फिडेंस जजमेंट है उसमें बेकैटेगरिकली लिखा है कि आप स्पीकर उनको ऐसे लिख लेते हैं जिस तरह आप एक पार्टी। प्रॉब्लम ये है ना कि ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है वो इंटैक्ट है, वही फाइनल है, सब कुछ है, लेकिन उस ऑर्डर पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरफ से भी तो इतराज़ात हैं। वो जैसे मीर साहब, ये है ना प्रॉब्लम। मीर साहब, उसका ज़रूर एक प्रॉब्लम ये आया, जज साहिबान ने थोड़ी सी, मेरे ख्याल में थोड़ी सी जल्दी कर ली, अगर थोड़ा इंतजार। लेकिन इसमें एक चीज़ जो है जिसको गवर्नमेंट नज़रअंदाज कर रही है, कोई जज जिन्होंने डाइसेंट किया है 90 डेज में इलेक्शन पे किसी ने डिस्प्यूट नहीं किया। दुरुस्त है, और सारे कह रहे हैं 90 डेज में इलेक्शन करवाओ, अतर मिनल्ला साहब भी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं। इससे कोई इनहराफ या मुनकर नहीं है, इससे हुकूमत मुनकर है। नहीं सर, हुकूमत मुनकर है, 90 डेज में इलेक्शन से मुनकर है। सर वजह यह है कि आप 90 डेज में इलेक्शन करवाने की तो बात करते हो, मगर क्या महज इत्फाकात हैं कि इस अदारे की जानब से जो फैसला आ रहा है वो उसके हक में आ रहा है? ये महज इत्फाक नहीं है। आप ये देखें कि पंजाब में बल्दियाती अदारे इसी सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किए थे। पंजाब में बल्दियाती अदारों को दोबारा इलेक्शन करवाने के लिए इसी सुप्रीम कोर्ट वो बिलावल साहब अपनी तकरीर में कह चुके हैं, अब सिर्फ 2 सिनारियो हैं, या तो मुज़ाकरात कामयाब होंगे या मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे। अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे, सुप्रीम कोर्ट के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, उन्होंने आपके खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई शुरू करनी है। कंटेम्प्ट की कार्रवाई शुरू होगी, मेरा ख्याल है कि बहुत मुख्तसर सी कार्रवाई होगी। फ़र्ज़ करें अगर वज़ीर आज़म साहब को वो डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, फिर क्या करेंगे आप? देखें, आपकी एक ख्वाहिश तो नहीं पूरी हो जाएगी कि शहबाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हो? नहीं, कतन ऐसी बात नहीं है। हामिद मीर साहब, ये बदकिस्मती है इस पार्लिमान की, अगर 2017 में सियासी फैसले के सामने, अदालती सियासी फैसले के सामने पार्लियामेंट खड़ी हो जाती तो रीराइट कानून करने का, आइन करने का इनको मौका ना मिलता। अगर उस वक्त हम खड़े हो जाते तो आज ये नौबत ना आती। अच्छा, अब मैं इसलिए हम खड़े होंगे। एक मिनट, मैं साबिक चेयरमैन सेनेट वज़ीर कानून जनाब फारूक एच नायक साहब से भी थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम फारूक नायक साहब।
मीर साहब सलाम अलैकुम। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। फारूक नाइक साहब, ये बताएं कि ये मुज़ाकरात कामयाब होते हैं नहीं होते, वो तो हमें पता चल जाएगा। ये जो इस वक्त एक पॉलिटिकल और एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है कि आर्टिकल 68 कहता है कि जजेस का कॉन्डक्ट जो है उसको पार्लियामेंट में आप ज़ेर बहस नहीं ला सकते, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और बहुत से दीगर जो रूलिंग कोलिशन के लीडर हैं वो चाहते हैं कि जजेस को प्रिविलेज कमेटी में बुलाया जाए। सर, अगर 68 के तहत आप जजेस का कॉन्डक्ट जो है उसको ज़ेर बहस नहीं ला सकते तो आप उनको प्रिविलेज कमेटी में कैसे बुला सकते हैं? सर देखें मीर साहब, दो चीजें, आपने आर्टिकल 68 का तज़किरा किया, कॉन्डक्ट की बात अलग चीज है, मगर जो फैसला है उसके ऊपर आप बहस कर सकते हैं, फेयर कमेंट्स दे सकते हैं। अगर अदालत ने कोई फैसला दिया है तो उसके ऊपर आप, मेरा भी हक है और आपका भी हक है, आप इस पर आर्टिकल भी लिख सकते हैं एक तहजीब के दायरे के अंदर कि आप कंडक्ट ऑफ द जज है कि अगर जो कंडक्ट ऑफ द जज इज समथिंग डिफरेंट एंड द जजमेंट ऑफ द जज इज समथिंग डिफरेंट। तो ये जो बिलावल भुट्टो साहब ने बात की है वो जजमेंट की बात की है, उसके ऊपर उन्होंने ये बात कहा है कि ये जजमेंट जो है ये क्या कहते हैं पार्लिमान का, देखें क्या जी तहजीक हुई है। अब आप देखें वो जो प्रोसीजर क्या कहते हैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बिल है वो अभी एक्ट नहीं बना, अभी तक उसको असेंट नहीं मिली, उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर उसको सस्पेंड कर दिया। अभी एक बच्चा जो कि अभी पैदा ही नहीं हुआ है उसके ऊपर आपने एक क्या कहते हैं सस्पेंशन दे दी गई। तो कहने का मकसद है अगर ऐसा कोई फैसला आएगा तो पार्लिमान का हक बनता है, एक शहरी का हक बनता है कि वो इसको डिस्कस करे कि भाई ये आइन के मुखनाफिव है। नहीं, क्योंकि देखिए सर आप सही कह रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप डिस्कस तो कर सकते हैं और मैं आर्टिकल भी लिख सकता हूँ, लेकिन आप कह रहे हैं कि हम जजेस को प्रिविलेज कमेटी में बुलाएंगे, क्या ये आप आइन के मुताबिक कर सकते हैं? सर जहां तक बुलाने का ताल्लुक है ये अभी फैसला होगा। अगर ये उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है, क्या ये अभी तक ये फैसला नहीं हुआ है कि उनको बुलाया जाए या ना बुलाए। एक ये आप समझते हैं कि एक ये सजेशन आई है, अपनी स्टेटमेंट आई है, बट दैट डज नॉट मीन कि पार्लिमान हैज डिसाइडेड to call the judges in the privilege committee. That has to, अभी तक privilege committee को ये चीज रेफर भी नहीं हुई है। तो आप इसके ऊपर ये नतीजा नहीं ले सकते, ये नतीजा अखज़ नहीं कर सकते हैं कि पार्लिमान ने ये फैसला कर लिया है। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई फैसला करना है तो वो आर्टिकल 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को मद्देनजर रख के करना है, क्योंकि उसमें ये लिखा हुआ है कि अदालतें वही फैसला करेंगी जो आइन और कानून उनको इजाजत देगा। अगर ऐसा कोई कानून नहीं है तो मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो गलत होगा। मेरी अपनी समझ के मुताबिक जो फैसला आइन और कानून इजाजत नहीं देता, तो अगर वो आप फैसला कर देते हैं तो उसका हमारा हक बनता है, हर शहरी का हक बनता है कि इसको क्रिटिसाइज करे। इट इज अ फेयर कमेंट, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है, मैं समझता हूँ। अच्छा, अब एक लीगल क्वेश्चन और है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 14 मई को इलेक्शन करवाया जाए पंजाब में, लेकिन साथ ही साथ ये भी कह दिया चीफ जस्टिस साहब ने कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ की लीडरशिप इत्तेफाक कर लेती है तो फिर हम इलेक्शन की डेट में कोई रद्द-बदल के लिए गुंजाइश पैदा कर सकते हैं। तो ये आइन में क्या ये गुंजाइश मौजूद है? 14 मई जो है वो एक डेट दे दी जब सुप्रीम कोर्ट ने, तो उसके बाद फिर उसमें वो गुंजाइश कैसे पैदा करेंगे? सर इसमें देखें दो चीज़ें हैं। एक तो मैं समझता हूँ हो सकता है कुछ लोग मेरे से एग्री ना करें, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है ये आर्टिकल 254 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को सामने रखकर किया है, जिसके अंदर ये कहा है कि अगर एक मुद्दत किसी चीज को काम करने के लिए मुतय्यन की गई है और जो काम उस मुद्दत के बाद हो जाता है तो उसको वैलिडिटी दे सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो 14 मई का उन्होंने फैसला किया इलेक्शन देने के लिए, उसके अंदर उन्होंने दो चीजें रखी हैं, सिक्योरिटी की जरूरत होनी चाहिए और फंड्स की जरूरत होनी चाहिए। अगर जहां तक सिक्योरिटी का ताल्लुक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये नहीं कहा कि हम नहीं देना चाहते हैं, उन्होंने कहा हालात ऐसे हैं कि वी आर नॉट एबल, उन्होंने अपनी इनएबिलिटी जाहिर की है, उन्होंने मना नहीं किया, ये बड़ा फर्क है। इसी तरह जहां तक पैसे का ताल्लुक है वो पार्लिमान ने, हुकूमत ने नहीं, पार्लिमान ने कहा है
कि इस वक्त हम ये पैसा नहीं दे सकते हैं, इसको हम ये जो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड है, ये जो मनी बिल आएगा 1 जून को बजट के अंदर, उसके अंदर ये पैसे रखे जाएंगे। ये 2 चीजें हैं। बाकी रह गया क्या कहते हैं, ये जो 14 मई का इलेक्शन है, आज जो पिटीशन आई, आज जो पिटीशन के अंदर जो इजाजत दी गई कि सियासतदान खुद फैसला करें, मैं समझता हूं ये बहुत अच्छा कदम था सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि सियासतदान आर द चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, दे हैव टू एक्सरसाइज द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, नॉट द सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट ने अगर इजाजत दी है कि आप ये बैठकर ये फैसला करें, और यही जमहूरियत की खूबसूरती है, और जब ये फैसला होगा तो मैं समझता हूँ 14 मई की जो तारीख है ये इम्प्लाइडली रिव्यू हो चुकी हुई है ऑलरेडी, इसीलिए आज ये फिक्स नहीं हुआ केस, और कल भी फिक्स नहीं है 14 मई की तारीख। अच्छा, ये केस कल भी फिक्स नहीं है? कल भी, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, जो हमने पता किया है, जो हमारे पास लिस्ट अभी तक लिस्ट नहीं आई है, जहां तक मैं समझता हूं कि ये इम्प्लाइडली इसको रिव्यू कर दिया गया है इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, के इलेक्शन एक दिन हो जो कि मुल्क के लिए, मुल्क की सालमियत के लिए, जमहूरियत के लिए और माशी हालात को सामने रखते हुए बहुत जरूरी हैं। तो सर, लार्जर इंटरेस्ट ऑफ दिस प्रोग्राम, थैंक यू वेरी मच, और मैं एक ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में खुशामदीद। गौर साहब, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो हम पब्लिकली बता नहीं सकते लोगों को, लेकिन आप सुनते रहते हैं, आपने भी सुनी है। आपको लगता है कि ये हुकूमत इंतखाबात फरवरी मार्च 2024 तक मुलतवी करना चाहती है? हुकूमत की तो कोशिश है कि शायद इलेक्शन जो है नेक्स्ट ईयर भी ना हो, क्योंकि इनको पता है हालात चेंज हो जाए। लेकिन ये आपने सुना है ना कि हुकूमत चाहती है कि इलेक्शन 2024 के फरवरी मार्च तक ना हो? जी, मैंने आज ही सुना है। जी, आज आपने सुना है ना कहीं पे? सुना है जी, सुना है। तो फिर ये जो तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात कर रही है, इसका क्या फ़ायदा है? तहरीक इंसाफ कह रही है जी कि आप हमारे इस्तीफ़े वापस ले लें। अगर इस्तीफ़े वापस हो जाएंगे और फ़र्ज़ करें हो जाते हैं तो तहरीक इंसाफ वापस आ जाएगी असम्बली में, तो फिर तहरीक इंसाफ भी कहेगी बेशक ले जाओ फरवरी मार्च 2024 तक। इस जहाँ तक इस्तीफ़ों का ताल्लुक है तो वो तो हम हाई कोर्ट जा चुके हैं, और बेसिकली ये था कि पहले जब हम इस्तीफ़े दे चुके थे और उनके पास चले भी गए कि आप इस्तीफ़े 1 गो में एक्सेप्ट करें, हुकूमत एक्सेप्ट नहीं करी, और यही स्पीकर साहब थे जो बार बार कह रहे थे कि मैं इंडिविजुअली वेरिफिकेशन करूँगा। और जिस वक्त अनाउंस हुआ कि जी हमने वापस जाना है, हमने लीडर ऑफ द पोजीशन लेना है और हमने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन लेना है, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। वो तो एक अलग इशू है, लेकिन ये अपनी इनको पता है कि हार तो हमारी किस्मत में लिखा हुआ है, तो इसलिए ये इलेक्शन। अच्छा, अब हम बात करते हैं सेनेटर अली ज़फ़र साहब से जो इन मुज़ाकरात का हिस्सा हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम अली ज़फ़र साहब। वालेकुम। अच्छा अली ज़फ़र साहब, हमारे साथ आपके एक साथी और दोस्त हैं बैरिस्टर गौर खान साहब, वो बैठे हुए हैं। तो हम अभी बात कर रहे थे, उन्होंने भी आज कहीं सुना है ये कि हुकूमत चाहती है कि इलेक्शन जो है ये फरवरी मार्च 2024 तक मुलतवी हो जाए, और ये आप उनसे पूछ सकते हैं कि उन्होंने वाकई ये बात सुनी है, और बिल्कुल कंफर्म बात आपको बता रहा हूँ। तो ये फिर जो आप मुज़ाकरात करें इसका क्या फ़ायदा होगा? आप तो चाहते हैं मुज़ाकरा जो इलेक्शन है वो या तो 14 मई को हो या ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 महीना आगे चला जाए। तो अगर आपने अपनी असम्बलियों से इस्तीफ़े वापस करवा के तो फरवरी मार्च 2024 तक जाना है, तो क्या फ़ायदा इस मुज़ाकरात का? जी हामिद मीर साहब, जहाँ तक मुज़ाकरात का ताल्लुक है, आपको याद होगा आपने अपने प्रोग्राम में ही सबसे पहले सजेस्ट किया था और आपने कहा था कि डायलॉग बिल्कुल ज़रूरी होता है। सियासी जमातों के लिए डायलॉग ही एक रास्ता होता है सियासी फैसले करने का, और जो क्राइसिस हैं मुख्तलिफ उससे निकलने का, तो उसी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसिलिटेट किया है, उसी आइडिया को, उसी कॉन्सेप्ट को। और सुप्रीम कोर्ट ने आज डायरेक्ट किया दोनों पार्टीज को कि आप डायरेक्ट नहीं बल्कि एक सजेस्ट किया, एक हदायत नहीं बल्कि एक मशवरा दिया कि आप बैठ के तो आप इसमें एक फैसला कर लें। अगर कोई फैसला ऐसा होगा जो आइन और कानून के मुताबिक होगा तो हम उसमें देख लेंगे कि उस पर गौर करेंगे, लेकिन आप पहले बैठें तो सही आपस में। तो आज अच्छी बात ये हुई है कि एक कंसेंसस के साथ बैठे, और कंसेंसस इस पॉइंट पे हुआ कि हम सियासी जमातें हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये जो डायलॉग है इसमें हर जो पॉइंट है वो एजेंडे पे या डिस्कशन के लिए आना चाहिए।
और उस पर डिबेट होनी चाहिए और एक ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जो कि मुल्क और अवाम के लिए सबसे बेहतर हो। ठीक है। तो ये इसके ऊपर ये कंसेंसस हुआ, इसलिए कोई किसी किस्म की एक दूसरे के खिलाफ कोई एलिगेशंस नहीं लगी कि आप अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो मुज़ाकरात का आज जो पहला राउंड था वो बड़े अच्छे खुशगवार माहौल में हुआ है। जी, तो इसलिए कोई एलिगेशन नहीं लगाई गई कि इतना ज़रूर कहा गया कि इसको हमने डिले करने की टैक्टिक नहीं रखनी। दोनों साइड ने श्योर किया कि इसको हम कोई डिलेइंग टैक्टिक्स नहीं, ये एक जेन्युइन एक अटेम्प्ट होगी, एक जेन्युइन एक हम करेंगे कोशिश या काविश कि हम इसको किसी ना किसी तरह एक अच्छी सॉल्यूशन, एक अच्छा हल इसका ढूंढें। अच्छा, ये बात दुरुस्त है कि तहरीक इंसाफ की तरफ से कुछ शराइत पेश की गई हैं जिसमें यह भी शर्त है कि हमारे कौमी असम्बली के इस्तीफे वापस लिए जाएं? नहीं, ऐसी कोई एजेंडा इसका 1 पॉइंट, हाँ ये भी अच्छा एक फैसला हुआ और वो ये था कि एक 1 पॉइंट एजेंडा की डिस्कशन है और वो है इलेक्शंस के ऊपर। अच्छा, इलेक्शंस के बारे में सॉल्यूशन। इसमें बाकी जो इश्यूज हैं, पॉलिटिकल सियासी इश्यूज, उसमें अगर हम जाने लगे तो फिर तो ये एक कमेटी बन जाएगी और वो 10 दिन भी चलती रहेगी। आज आपने जो बातचीत की है वो सिर्फ इंतखाबात की नई तारीख पे बात की है? नहीं भी नहीं, अभी तो हमने खाली एक दूसरे का मौकफ समझा है कि क्या इलेक्शन, उनका क्या इलेक्शंस के बारे में मौकफ है और हमारा क्या मौकफ है, और फिर उसमें हम कोई ऐसी कोई आईनी और कानूनी उसमें सॉल्यूशन या हल ढूंढ सकते हैं कि हम दोनों एक एग्रीमेंट पे आ जाएं। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि अभी तक तहरीक इंसाफ जो है वो इस मौक़िफ़ पे कायम है कि इलेक्शन 14 मई को करवाया जाए, इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है आपकी तरफ से? जी, अभी तो मेरा ख्याल है बहुत अर्ली है, पहली मीटिंग है, दोनों पार्टीज अपने अपने मौक़िफ़ पे कायम है। लेकिन जो अच्छी बात आप उसको कह सकते हैं आज की मीटिंग में वो ये है कि एक सॉल्यूशन की तरफ कोशिश की जाएगी जरूर। आपके ख्याल में अभी मजीद कितने दिन तक मुज़ाकरात जारी रहेंगे? देखें, कोशिश तो ये है कि ये इस हफ्ते से पहले इसका सॉल्यूशन हो जाए, लेकिन डिपेंड करता है, अगर प्रोग्रेस बहुत करीब हो तो हो सकता है कुछ देर आगे भी चला जाए। लेकिन कोशिश यही होगी कि हम हमारी तो कोशिश यही है कि हम जल्द से जल्द मंडे तक अदालत में अपनी फाइंडिंग्स दे दें। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अली ज़फ़र साहब, हमसे बात उन्होंने बताया कि आज जो हुकूमत और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात का पहला राउंड था बहुत खुशगवार माहौल में हुआ, और वो कहते हैं कि हम पीर के दिन तक कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट को अपने मुज़ाकरात के नतीजे से आगाह कर दे। एक वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। गौर खान साहब, ये बताएं कि अब अगर जैसा कि हमें सेनेटर अली ज़फ़र साहब बता रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा अगले पीर तक मुज़ाकरात का कोई ना कोई नतीजा निकल आएगा और सुप्रीम कोर्ट को बता दिया जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि कम से कम 2 या 3 दिन तक ये मुज़ाकरात चलेंगे। आज तो उनका पहला राउंड का कह रहे हैं काफ़ी खुशगवार माहौल में हुआ। अब सवाल ये है कि अगर मुज़ाकरात के नतीजे में एक इलेक्शन की नई डेट पे इत्तेफाक हो जाता है, अगर इत्तेफाक हो जाता है तो उसके बाद कौमी असम्बली और दोनों सूबाई असम्बलियाँ जो हैं बलूचिस्तान की और सिंध की, वो भी तोड़नी पड़ेगी। फिर हर तरफ निगरान हुकूमतें आ जाएंगी। फिर इस बात की क्या ज़मानत है कि वो निगरान हुकूमतें जो हैं वो अगले 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवा देंगी? क्योंकि आपने रवायत तो डाल दी कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं होता, तो कहीं मामला फिर वो फरवरी मार्च 2024 तक तो नहीं जाएगा? देखिए, हुकूमत की तो कोशिश है, या जो लोग नहीं इलेक्शन कराना चाहते उनकी तो यही कोशिश है, पर मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा ही होगा। पहले अगर पार्टीज़ एग्री कर जाती है और इवेंचुअली कंसेंसस डेवलप्ड हो जाता है कि हमने 14 मई को इलेक्शन नहीं हो सकता और बाय कंसेंसस सारे इलेक्शन आगे जाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है अगर सब ऐसे ही कंसेंसस डेवलप करते हैं। लेकिन उसका फिर ज़ामिन सुप्रीम कोर्ट भी होगा, पॉलिटिकल पार्टीज़ भी होगी, अवाम भी होगा, और PTI भी कभी इस बात से पीछे नहीं हटेगी कि जिस डेट के लिए इलेक्शन हो
क्योंकि PTI के पास इस वक्त आलमोस्ट मोर देन 70% पब्लिक सपोर्ट है। वो जो भी हुकूमत आएगी, जो भी केयर टेकर गवर्नमेंट बनेगी, वो इंश्योर करेगी, अनलाइक द प्रेजेंट केयर टेकर सेटअप। अब मौजूदा केयर टेकर सेटअप ने जो है, उन्होंने तो कोई काम नहीं किया कि इलेक्शन करवाया, और बसर तरह इलेक्शन कमीशन ने ये सारे कार्रवाई इलेक्शन कमीशन ने करनी थी। अंडर आर्टिकल 220 इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार था, वो ऑर्डर करता डिफेंस सेक्रेटरी को कि हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, वो ऑर्डर करता फाइनेंस सेक्रेटरी को ये पैसे प्रोवाइड करते, और अगर वो ना प्रोवाइड करते तो इलेक्शन कमीशन को तो ये इख्तियार है कि मैं कंटेम्प्ट में प्रोसीड कर सकता हूँ, क्यों ना प्रोसीड कर लिए। तो मेरा ख्याल है कि अवाम सब इसको इंश्योर कराएंगे। इत्तेफाक करते हैं, गौर साहब ने क्लेम किया है कि PTI को कितना 70% पब्लिक 70%, मोर देन 70% More हमें than सपोर्ट 70% है। ये हमें public इलेक्शनों के बेस पे मैं कह रहा हूँ, जो हम जीत चुके हैं इनसे। ये 2018 से पहले भी ये इसी तरह की गुफ्तगू थी, मगर मैं अली ज़फ़र साहब के हवाले से ज़रूर कहूँगा कि मुस्बत आदमी है, मुस्बत अप्रोच रखते हैं। उन्होंने कहा कि कंसेंसस हो सकता है, बड़ी अच्छी बात है कंसेंसस हो जाए, मगर दो चीज़ें बड़ी अहम हैं, उसके बगैर कंसेंसस हो नहीं सकेगा। आपने 3 दफ़ा इसी अदारे ने हमें इलेक्शन से बाहर रखा, हमारी क़यादत को। चौथी दफ़ा भी अगर कुछ सोचे कि 2023 या 2024 में इलेक्शन होता है तो नवाज शरीफ को बाहर रख के इलेक्शन हो, ये हो नहीं सकता। और तीसरी बात, अली ज़फ़र साहब, बाकी लोग मुस्बत सोच रखने वाले लोग बैठे हैं, अल्लाह करे कंसेंसस हो जाए, मगर इसके बगैर मुमकिन नहीं है कि अदारों में बैठे लोग जो हैं, जिन्होंने गैर आइनी फ़ेल रोल अदा किया, और उनका वो रोल इग्नोर कर दिया जाए और उनको कटहरे में ना खड़ा किया जाए। जो आज शहबाज शरीफ साहब ने अपनी कौमी असम्बली में तकरीर करते हुए मुतालबा किया है कि 2018 के इलेक्शन में धांधली की इन्वेस्टिगेशन की जाए, तो उनका इशारा किसकी तरफ? यकीनन आप ये देखें, जनरल बाजवा, दोनों जनरल फैज़, जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस आसिफ सईद खोसा, इमरान खान खुद ये बेनिफिशरी थे। इमरान खान बेनिफिशरी है, लेकिन वो इलेक्शन कराने में तो उसका कोई किरदार नहीं। क्यों? RTS जब बैठा था 4 साल ये खुद रहे, हमने एक कमीशन बनाया था, ये क्यों नहीं कमीशन बना सकते थे? उस वक्त सब अच्छा था, इसलिए सब ठीक था। वो जनरल बाजवा भी ठीक थे, जनरल फैज़ भी ठीक थे, साकिब निसार भी ठीक है। आज वो एक ठीक नहीं है, बाकी तीनों ठीक हैं। तो आपका जो मुतालबा है, दरअसल जो शहबाज शरीफ साहब ने आज कौमी असम्बली में मुतालबा किया है कि 2018 के इलेक्शन में धांधली की तहकीकात करवाई जाएँ, तो आप चाहते हैं कि जनरल बाजवा, जनरल फैज़, जस्टिस साकिब निसार और आसिफ सईद खोसा और इमरान खान, 5 बंदों की तहकीकात। ये मुतालबा ही नहीं, ज़रूरत है इस पाकिस्तान की। जो इंतशार है पाकिस्तान के अंदर आज, उसमें कमी आ सकती है। आप कैसे इलेक्शन जीत गए फिर 2018 में? यस, बिल्कुल। मैं अर्ज़ करता हूँ, 3 दिन बाद मेरा अनाउंस हुआ था और मेरी लीड थी 65,000 की, जिसको कम करके 31,000 किया इन्होंने। अच्छा, फिर भी जीत तो गए ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो गौर साहब, आप वैसे इस मुतालबे की हिमायत करते हैं? मैं ये कहता हूँ कि ये हारे हुए थे पहले भी और अभी भी हारे हुए, और ये इस बात से अवाम का कि महंगाई के ख़िलाफ़, पेट्रोल के ख़िलाफ़, डॉलर कहाँ पे पहुँच गया उसके ख़िलाफ़, और इनकी जो इकानमी जितनी ख़राब होगी, इससे डाइवर्ट करने के लिए इनको कुछ और ऑप्शन नहीं मिला। एक जुमला मुझे भी कहने सिर्फ एक मिनट पहले, वो ये उनसे डाइवर्ट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और इनके खामख्याली है कि मियाँ साहब एक दिन में आ जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरा एक छोटा सवाल, जी, अगर आप इतने पॉपुलर हैं, इतने आप दबंग सियासतदान हैं, इतनी दबंग पार्टी है, इतनी दबंग हुकूमत है, 90 दिन में इलेक्शन से आप क्यों भागते हैं? यस, 2017 में जहां पाकिस्तान था, आज जिस जगह पहुंच चुका है, वो फैसले हैं साकिब निसार की। अगर 2 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद इलेक्शन होगा, क्या करेंगे आप? सिर्फ हमें ये बता दिया जाए उन्हीं इदारों में बैठे लोगों की तरफ से, क्या हम कसूरवार थे जो बलि चढ़ाया गया, और आज ये कसूरवार नहीं है जिसको बलि नहीं चढ़ाया जा रहा। वज़ीर कानून साहब जो हैं, आज़म नज़ीर तारड़ साहब, जो मुज़ाकरात कर रहे हैं, उन्होंने पूरी कौम को बताया कि 2 जूनियर जजेस को सुप्रीम कोर्ट में लेके आए, वो जनरल बाजवा के कहने पे। फिर ये आ जाए ना, रुक जाए अहमद मीर साहब, आप हुकूमत में, जो वज़ीर कानून की आप बात कर रहे हैं, वो हुकूमत का हिस्सा थे ना, इसी हुकूमत में थे ना। इस हुकूमत में होते हुए भी आप इतने बेबस थे कि आपका वज़ीर कानून ये कह रहा है कि हमें मजबूर कर दिया गया। फिर बात ये है कि हमारे पास कितना इख्तियार था, ये अंदाजा कर लें। नाजरीन, एक ये बहुत बेबस हैं, एक इमरान खान वो बहुत बेबस थे, जो भी करते थे जनरल बाजवा साहब करते थे। लेकिन मैं अभी प्रोग्राम का इख्तिताम जो है वो अपनी मर्जी से करने लगा हूँ, जनरल बाजवा की मर्जी से नहीं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।